स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपने लास्ट लेक्चर से ही स्टार्ट किया हमने कॉस्मेटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोजिशन, तो हम आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हमने उस दिन जो डिस्कस किया था वो लिपस्टिक एंड शैम्पू वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है लोमशातक रसायन यानी डेपिलेटरीज, हेयर रिमूवर भी जिसको बोलते हैं। तो लोमशातक रसायन साधारणतः द्रव व क्रीम अवस्था में होते हैं। हेयर रिमूवर और इनके उपयोग से शरीर से अनैच्छिक बालों को हटाया जा सकता है। यह साधारणतः उपयोग की जाने वाली वैक्सिंग के समान ही कार्य करती है, पर इसमें वैक्सिंग से होने वाले दर्द से राहत मिलती है क्योंकि वैक्सिंग में त्वचा की सतह के नीचे से बाल निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो डेपिलेटरीज है आपको पता ही होगा कि किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और इसको सबने अपने डेली यूज़ में देखा ही होगा। तो इसी तरह से हम इसके अभी नोट्स तैयार करेंगे। इसका संगठन यानी कंपोजिशन क्या होता है। लोमशातकों में उपयोग किए जाने वाले रसायन अधिक अम्लीय कम पीएच प्रकृति के होते हैं। व्यापारिक तौर पर ज़्यादातर उपयोग होने वाली लोमशातकों में मुख्यतः सोडियम थायोग्लाइकोलेट या कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट होता है। ये बालों की प्रोटीन से अभिक्रिया कर उसे तोड़ देते हैं। अलग अलग प्रकार के बालों से अभिकृत होकर उसमें अपने में घोल लेते हैं, जिन्हें फिर धो लिया जाता है। ठीक है, यानी जो सोडियम थायोग्लाइकोलेट होता है या कैल्शियम थायोग्लाइकोलेट होता है, ये सब क्या करते हैं, बालों की प्रोटीन को तोड़ते हैं और प्रोटीन को टूटने से बाल क्या हो जाते हैं, कमज़ोर, जिससे कि वह अलग हो जाते हैं अपनी जड़ से। ठीक है, लोमशातक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैक्सिंग से भी यही काम होता है। और फिर हमें केमिकल का यूज़ अपनी बॉडी पे क्यों करें, क्योंकि जो वैक्सिंग होती है उससे काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है और जिनको डायबिटीज़ होती है उसमें ये इतना प्रोसेस सही नहीं होता। तो इस वजह से लोमशातक उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी है जिनको डायबिटीज़ हो या जिनके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, जिसकी मतलब वेन्स में क्या होता है, सूजन आती है, इस तरह की कोई बीमारी हो, तो उसके लिए ये जो है रसायन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये द्रव्य होते हैं और क्रीम यानी सेमी सॉलिड और लिक्विड दोनों तरह से ये आते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट हम अपना देखते हैं दंत मंजन यानी जो डेंटिफ्राइज। मनुष्य के दांत उसकी अमूल्य धरोहर है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो औषधियाँ या रसायनों का मिश्रण करके प्रयोग दांतों की सुरक्षा के लिए होता है उन्हें दंत मंजन कहते हैं। यह पेस्ट या वेट होस दोनों रूपों में बनाया जाता है, यानी पेस्ट अपने सबने देखा ही होगा और पाउडर्ड फॉर्म में भी आता है। जो दंत मंजन आता है डाबर लाल पाउडर्ड फॉर्म में। तो इस तरह से पेस्ट तरह के दंत मंजन में एरोमेटिक गम या इसी प्रकार के रसायन का प्रयोग होता है जिससे सभी रसायन पेस्ट में रहें। इसका जो संगठन होता है वो क्या होता है, यानी कंपोजिशन। दंत मंजनों में उपयोग किए जाने वाले रसायन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार के रसायन या रसायनों का मिश्रण दांतों को धोने व दूसरी प्रकार के रसायन या रसायनों का मिश्रण दांतों के नष्ट होने से बचाने के लिए होता है। यानी इससे क्या करते हैं, एक तो दांत साफ होते हैं और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्लोरोहेक्साडाइन व स्टेनस फ्लोराइड का मिश्रण एक दंत मंजन हो सकता है। इसमें उपस्थित क्लोरोहेक्साडाइन दांतों को धोते हैं यानी उनकी सफाई करते हैं और स्टेनस फ्लोराइड दांतों को नष्ट होने से बचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो दांतों की सुरक्षा के लिए फ्लोरीन बहुत आवश्यक होता है, इसलिए स्टेनस फ्लोराइड दांतों को नष्ट होने से बचाता है। इसी तरह से हम इसके सारे के सारे जो ये नोट्स हैं इनमें हमें इसके केमिकल का नाम देना बहुत ज़रूरी है। केमिकल्स का नाम ज़रूर देंगे नोट्स में। इसमें व्यापारिक दंत मंजन में 70 to 90% तक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके दांतों पर तो कोई प्रभाव नहीं होता, पर अति सूक्ष्म मात्रा में घुलकर आमाशय में पहुंचता है और कैल्शियम प्रमाणिक रूप से दांतों व हड्डियों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो सभी प्रकार के दंत मंजनों में फ्लोरो यौगिक का ज़्यादातर उपयोग होता है। सोडियम मोनोफ्लोरोफास्फेट ज़्यादातर उपयोग होने वाला रसायन है जो कि मसूड़ों व दांतों को नष्ट होने से बचाता है। वह हर्बल दंत मंजनों में इस उद्देश्य के लिए लौंग का तेल, कपूर, पुदीना, सत्व व तोमर आदि पदार्थ मिले होते हैं। और लौंग का तेल जो होता है वह दांतों में जो दर्द होता है उससे भी हमें बचाता है, यानी लौंग का तेल दांतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है व्यापारिक दंत मंजनों की जटिल संरचना। तो स्टूडेंट्स, जो अगर हम देखा जाए कमर्शियल रूप से जब कंपनीज़ में दंत मंजन बनता है तो उसमें वो क्या मिलाते हैं, ये आप सीधे नोट कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कमर्शियल डेंटिफ्राइज जो होते हैं उसमें वो लोग क्या मिलाते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है वो 70 to 90% होता है।
सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, स्टेनस क्लोराइड, यानी जो जितने फ्लोर तत्व हैं वो सारे के सारे आप इसमें नोट करेंगे। इसके बाद आता है त्वचा लोशन यानी स्किन क्रीम। हमारे शरीर की त्वचा मुख्यतः चेहरे से अधिक आकर्षक बनाने के लिए तरह तरह के लोशनों व अन्य प्रसाधन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले लोशनों का चुनाव त्वचा की प्रकृति व मौसम के अनुसार होता है, यानी गर्मियों में हम ज़्यादा ऑयली क्रीम नहीं लगा सकते, जबकि सर्दियों में हमें ऑयली क्रीम की ज़रूरत होती है। मुख्यतः प्रयोग की जाने वाली क्रीमों के प्रकार, उनके संगठन व उपयोग अग्र है। जैसे कोल्ड क्रीम, यह क्रीम मौसम के परिवर्तन के त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभाव को कम करती है। ठंड में हमारी त्वचा सिकुड़कर फट जाती है, तो इस क्रीम से नमी संरक्षित करने के लिए प्रभाव के कारण यह प्रक्रिया कम हो जाती है। इसके अलावा यह क्रीम त्वचा की शुष्क हवाओं से रक्षा करती है। कोल्ड क्रीम के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले मुख्य पदार्थ मधुमक्खी मोम, बादाम का तेल, बोरेक्स पाउडर, पेट्रोलियम उत्पाद, गुलाब जल और सुगंध है। इसके अलावा एक वैनिशिंग क्रीम आती है और नरिशिंग क्रीम आती है और क्लिनजिंग क्रीम आती है। इन सभी क्रीम्स का अपना अपना यूज़ होता है और अपने अपने तरीके से ये सबकी अलग अलग स्किन टाइप पर यूज़ की जाती है। लेकिन कोल्ड क्रीम जो है जनरली सभी यूज़ करते हैं, जो कि हमें नमी को बनाए रखने के लिए हमारी त्वचा में उसके काम आती है सर्दियों में। तो इस तरह से कोल्ड क्रीम का जो निर्माण है हम वो देखेंगे कि इसका संगठन क्या होता है। ज़्यादातर कोल्ड व वैनिशिंग क्रीम में 60 to 80% तक खनिज तेल होता है, जबकि इसके अलावा 10 to 20% तक नमी संरक्षण करने वाले रसायन जैसे ग्लिसरॉल, पॉपुलिन, ग्लाइकोल आदि 5 to 15% तक प्राकृतिक खनिज होते हैं। इसके अलावा विशेष उपयोग के लिए इसमें विशेष रसायन मिलाए जाते हैं, जैसे क्लिनजिंग क्रीम में टेट्रासोडियम EDTA, यानी EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइक्लोराइड ट्राई एसीटेट, यानी इथाइलिन डाइक्लोराइड टेट्रा एसीटेट, ठीक है। धन आयनिक पॉली एक्रेलेट नरिशिंग क्रीम, इसके साथ विटामिन ई जो त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन C मिलाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें प्राकृतिक तेल, एलोवेरा तेल, एप्रिकॉट तेल, कैस्टर का तेल, नीम का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, ये सब के सब तेल इसमें मिलाए जाते हैं। और नमी को संरक्षण करने वाले रसायन कौन कौन से होते हैं, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल स्टीयरेट आदि। और क्लिनजिंग यानी जो त्वचा की सफाई करते हैं वो क्या होते हैं, कोएंजाइम Q10, मिनरल एस्कॉर्बेट, विटामिन C, विटामिन E, वाइट ओक बार्क पाउडर आदि। तो इस तरह से ये कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम या क्लिनजिंग क्रीम बनाई जाती है। इन सभी के आप नोट्स अपने रेडी रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जो है नेल पॉलिश। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हम सब ने ही कभी ना कभी यूज़ किया ही होगा अपनी लाइफ में। नेल पॉलिश का एक आवरण है जो नाखूनों की सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। साधारणतः नेल पॉलिश किसी बाइंडर की मदद से रंजक पदार्थों का किसी बहुल में मिश्रण होता है। पहले निर्माण में उपयोग किए जाने वाले रसायन पर स्वास्थ्य की दृष्टि से विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, परंतु यूनाइटेड स्टेट खाद्य व भेषज अनुभाग द्वारा सन 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट ने विभिन्न तेल उत्पादों में प्रयुक्त रसायनों से शरीर पर दुष्प्रभाव के सनसनीखेज मामले प्रस्तुत किए और जिससे नेल उत्पाद भी खाद्य संरक्षण विभाग के दायरे में आ गए। यानी पहले जो नेल पॉलिश बनती थी उसमें केमिकल्स का यूज़ जो भी करते थे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो भी केमिकल या कलर रंजक पदार्थ यूज़ किए जाते हैं वो इस तरह से यूज़ करते हैं जिससे कि वह त्वचा को या नाखूनों को या हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए इसका जो संगठन यानी कंपोजिशन होता है उसमें इस तरह के केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इन सभी को आप नोट करेंगे जो जो इसके केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कोपोलीमर, थैलिक एनहाइड्राइड, ट्राइमेलिक एनहाइड्राइड, ग्लाइकोल एडिपिक अम्ल, आइसोमेथिक अम्ल। इस तरह से आप सारे के सारे नोट करेंगे ये। फिर नेक्स्ट आता है माइका यानी टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक साइनाइड, आयरन डाइऑक्साइड, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, टिन ऑक्साइड आदि। ये सब भी किस में यूज़ होते हैं, नेल पॉलिश में ही। जो ये सभी नेल पॉलिश को कलर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बालों के रंग यानी हेयर डाई। बालों को रंगने के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे स्थायी, आंशिक स्थायी या अस्थायी। एक परमानेंट कलरेशन होता है बालों का, उसमें बालों का परमानेंट कलर चेंज हो जाता है।
दूसरे होते हैं आंशिक स्थायी, जिससे कि कुछ महीनों तक के लिए चेंज होता है, और एक अस्थायी, इससे कुछ दिनों के लिए ही बालों का कलर चेंज होता है। इन सब में स्थायी बालों के रंग सर्वाधिक उपयोग किए जाते हैं। स्थायी बालों के रंगों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऑक्सीकरण आधारित बालों के रंग, नंबर 2 उन्नति आधारित बालों के रंग, यानी ऑक्सीडेशन टाइप और प्रोग्रेसिव टाइप। ऑक्सीकरण वाले क्या होते हैं? इस प्रकार के रंग निम्न 2 प्रकार के रसायनों का मिश्रण होता है। पैराफेनिलीन डाइअमीन, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रंग पैदा करते हैं, और पैरा नाइट्रोफेनिलीन का विलयन। बालों पर उपयोग करने से पहले उपरोक्त रसायनों को डेवलपर जैसे H2O2 में मिलाते हैं। इस प्रकार बने मिश्रण को बालों में लगाने पर बाल फूलने लगते हैं और बालों में अपनी ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूरी होने तक प्रवेश करके जम जाते हैं। जो उन्नति आधारित होते हैं उसमें क्या होता है? इस प्रकार की हेयर डाई के रंग उन्नति किसी रंगवर्धक जैसे लेड एसीटेट या बिस्मथ साइट्रेट के द्वारा होता है। ज़्यादातर 6% जो होता है लेड एसीटेट का विलयन रंगवर्धक के रूप में उपयोग किया जाता है। रंग मध्यक रसायन को रंगवर्धक रसायन के साथ उपयोग करने पर ये बालों पर फैलकर पहले हल्का कर देते हैं, जो कि फिर बालों की केरोटिन के सल्फर से अभिकृत होकर धीरे धीरे रंग को गाढ़ा करती रहती है। हालांकि बालों के रंग करने में कई रसायन उपयोग हो सकते हैं, पर ज़्यादातर की त्वचा पर प्रभाव पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया। पहले अमोनिया मिलाकर के बालों में हेयर डाई की जाती थी, जो कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट थे, बाल रुखे हो जाते थे, रफ हो जाते थे, जिसका अब उपयोग कम होता है, तो इसलिए इसके केमिकल्स भी चेंज होते रहते हैं। और एक था पहले कोल तार से बनने वाली जो डाई होती थी, जैसे कि मिथॉक्सी मेटाफेनिलिन डाइअमीन या फिर डाइअमीनो एनिसोन, इससे जो हेयर डाई उपयोग में लाई जाती थी उससे कैंसर होता था। इसलिए हेयर डाई का उपयोग करने से पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि वह स्वास्थ्य मानदंडों पर खरा है या नहीं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैल्कम व फेस पाउडर। टैल्कम व फेस पाउडर दोनों का ही मुख्य उपयोग शरीर से निकलने वाले पसीने को अवशोषित करना होता है, जिससे उससे होने वाले दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोनों में उपयोग किए जाने वाले रसायन लगभग समान तरह के होते हैं, पर फेस पाउडर में उपयोग किए जाने वाले पदार्थों का चुनाव चेहरे की त्वचा पर उसके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। फेस पाउडर का उपयोग साधारणतः चेहरे पर किसी उपयुक्त क्रीम के उपयोग किए जाने के बाद होता है, ताकि चेहरा चमकदार बना रहे। फेस पाउडर अलग अलग रंगों में आते हैं, जिसका चुनाव चेहरे के आधार पर होता है। इसमें उपयोग किए जाने वाले रसायनों में मुख्य कियोलिन व टैल्क होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम स्टीयरेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड का उपयोग होता है। अलग अलग रंगों के लिए येलो ऑक्साइड, ग्रे ऑक्साइड व सुगंध के लिए परफ्यूम मिलाते हैं। फेस पाउडर का चुनाव करते समय ब्रांड का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ ऑक्साइड विशेषतः फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो था कॉस्मेटिक्स वाला टॉपिक और उनके कैरेक्टरिस्टिक एंड कंपोजिशन ये हमने कर लिए। और सबके हमेशा ये टैल्कम पाउडर के कंपोजिशन है, ये भी हमें याद रखना है। इसमें क्या होता है? टैल्क 55 to 60%, मैग्नीशियम स्टीयरेट जो कि 30 to 35% होता है, जिंक ऑक्साइड होता है 9 to 10%, और रंजक पदार्थ यानी जो कलर्ड होते हैं वो होता है 1%। जो टैल्कम पाउडर भी एक तरह से रासायनिक प्रोडक्ट ही है, जो फेस पाउडर में बैक्टीरिया रोधी पदार्थ जैसे कि पसीना ना आए उसको सोख ले या पसीने से होने वाली खुजली को रोके, तो इस तरह से इसमें बोरिक अम्ल आदि मिलाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे जो है टॉपिक ये ख़त्म होता है। यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं ये इसमें नीचे दिए हुए हैं, इनको आपको सारे सॉल्व करने हैं। 11 क्वेश्चंस हैं, इसको सभी आप नोट करेंगे और इनको साथ ही साथ सॉल्व भी करेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसकी तैयारी अच्छे से होगी। और जो जो प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को मैसेज कर देंगे। इसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।